प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए पृथ्वी पर अपनी स्थिति जानने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इनके बारे में परिचय होना बहुत ज़रूरी है। ये न केवल पृथ्वी पर अपनी स्थिति के बारे में हमारी मदद करती हैं, बल्कि अन्य कई घटकों के बारे में भी इन्हीं से हमें पता चलता है। आइए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की अपनी आकृति के बारे में बहुत कम समय के लिए हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी गोल में होकर ऐसी शेप में है जिसमें ऊपर और नीचे यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों से पिछड़ी हुई और मध्य के हिस्से से बाहर की ओर उठी हुई है, यानी यहाँ से पिछड़ी हुई और मध्य से बाहर निकली हुई। आप देख सकते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बाहर की ओर निकली हुई है और यहाँ पर पिछड़ी हुई है। ये उत्तरी, ये दक्षिणी ध्रुव। इसे गोलार्ध कहा जाता है। इसे गोलार्ध आकृति का नाम दिया गया है, तो गोल न होकर के गोलार्ध इसे कहेंगे। अब यदि स्थिति का पता लगाने की आवश्यकता हमें पड़ती है, सबसे पहले हम क्षैतिज रूप से पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। बिल्कुल मध्य से एक रेखा खींचते हैं जिसे 0 डिग्री कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा है। पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा अंग्रेजी में इसे इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा। इसी प्रकार से यदि लंबवत रूप से पृथ्वी के दो हिस्सों में इसको बांटा जाए तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की रेखा को मिला देते हैं। तो अभी दो हिस्सों में आगे बढ़ गई है। इसे भी 0 डिग्री कहा जाएगा इस रेखा को भी। इसे प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा इसे कहा जाता है। पहले जब हमने क्षैतिज रूप से भूमध्य रेखा खींची, 0 डिग्री बताई, तो उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण में अगर आप देखते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध इसे कहा जाता है। पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यदि हमने लंबवत रूप से 2 हिस्सों में बांट दिया पृथ्वी को, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, यानी कुल मिलाकर 4 गोलार्ध पृथ्वी पर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार से 4 हिस्से हैं। अगर भूमध्य रेखा को देखें तो यह अक्षांश रेखा है। यह अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये काल्पनिक प्रकार की रेखाएं हैं जो कि 0 डिग्री से प्रारंभ होकर के उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव तक, यानी यहां से डिग्री प्रारंभ होगी तो उत्तर की ओर बढ़ती चली जाएगी, 1 2 3 4 करके 90 डिग्री पर जाकर के उत्तरी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से दक्षिण का भी जाता है, 0 से 1 2 3 4 डिग्री करके 90 डिग्री पर दक्षिण ध्रुव में समाप्त हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 180 डिग्री का ये फैलाव होता है। इसी प्रकार से प्रधान मध्याह्न रेखा जो कि 0 डिग्री है, देशांतर रेखाओं में बिल्कुल मध्य से पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। यहाँ भी यदि हम पूर्व की ओर जाते हैं तो इसके मान बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4 करते हुए। अब चूंकि यहाँ पर संपूर्ण वृत्त को हिस्सों में बांटना है जो कि 360 अंश का है, तो 180 डिग्री पूर्व की ओर, 180 डिग्री ही पश्चिम की ओर, दोनों तरफ 180 डिग्री का फैलाव होगा। यहाँ की डिग्रियों को कहेंगे 180 डिग्री पूर्व, यहाँ पर कहा जाएगा 180 डिग्री पश्चिम, और दोनों को जोड़ेंगे तो हम 360 डिग्री यानी कि संपूर्ण वृत्त का अंश आ जाएंगे। अब जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, सबसे पहले उनसे परिचय प्राप्त कर लेते हैं। भूमध्य रेखा, जैसा कि हमने पहले जाना कि 0 डिग्री है, वो पृथ्वी के ठीक मध्य से होकर के गुजर रही है। इसके बाद उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री पर जो रेखा है वो कर्क रेखा है। भूमध्य रेखा से छोटी होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा
भूमध्य रेखा ही है, जो कि दीर्घ वृत्त के रूप में सबसे बड़ा वृत्त है ये अक्षांश रेखा में। इन क्षेत्रों में 0 डिग्री और 23.5 डिग्री के क्षेत्र के बीच में अत्यधिक तापमान पाया जाता है। इसी प्रकार से तापमान के साथ वर्षा भी यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा होती है। ये इस इलाके की खासियत है। इसी प्रकार से अगर और उत्तर जो हम जाएं उत्तर में, तो 66.5 डिग्री उत्तर पर आर्कटिक वृत्त आर्कटिक रेखा है, जो कि फ्रोजन या जमाव के क्षेत्र हैं, बर्फीले क्षेत्र हैं, बहुत न्यून प्रकार के तापमान यहाँ पाए जाते हैं। उसी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें कि कोणधारी वन प्रमुखतः टुंड्रा टैगा के क्षेत्र होते हैं। इसी प्रकार से और फिर और ज़्यादा दक्षिण उत्तर में जाते हैं तो 90 डिग्री पर जाते हैं, तो ये मात्र एक डॉट के रूप में, बिंदु के रूप में है, इसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। अब दक्षिण की ओर आता है तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी फैलाव है अक्षांश रेखाओं का। 23.5 डिग्री अगर दक्षिण में आ जाए तो इस रेखा का नाम दिया गया है मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण की जो रेखा है अक्षांश रेखा, उसे मकर रेखा कहते हैं। और दक्षिण में आते हैं तो 66.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसे अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ये अगेन फिर से ये फ्रोजन यानी जमाव के क्षेत्र हैं, बर्फीले क्षेत्र हैं। यहाँ पर अत्यंत न्यून तापमान मिलते हैं और फिर से वही कोणधारी वन, उसी प्रकार की वनस्पति जो ठंडे इलाकों में पाई जाती है, वैसे ही जीव जंतु यहाँ पर मिलते हैं। और दक्षिण में आने के बाद 90 डिग्री जो दक्षिणी ध्रुव है वो फिर अगेन एक डॉट के रूप में है, एक बिंदु के रूप में। अब गोलार्ध के रूप में अगर हम इसको देखें, लेकिन अगेन हमने अपनी सुविधा के रूप में, चूंकि हमें यहाँ गणनाएं करनी होती हैं, तो हमने इसे 360 डिग्री का यानी सुविधा के रूप में हमने इसको वृत्त ही माना है। वृत्त मानने की सुविधा से हमने सभी डिग्रियों का सही आंकलन किया जाना हमारे लिए संभव था, तो हमने 360 डिग्री का इसको माना है। यदि हम पूर्व की ओर जाएं तो 1, 2, 3, 4 डिग्री बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 180 डिग्री पर चली जाएगी, जो कि पूर्व में 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री पूर्व, और फिर अगेन 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम। दोनों के विस्तार में अभी 360 अंश का फैलाव होगा टोटल, जो कि एक इसको वृत्त बनाता है। हम अपने सामने सिर्फ 180 डिग्री का फैलाव ही देख सकते हैं, बाकी का जो हिस्सा है चूंकि वृत्त है, गोल है, इसके पीछे की तरफ है। यानी ये जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ 0 से 90, 0 से 90, और बाकी जो डिग्रियां जो इसके पीछे हैं, क्योंकि गोल है। इस प्रकार से इसको समझा जाना चाहिए कि 180 डिग्री ये है, 180 के पीछे एग्जैक्टली। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो महत्व है वो किसी भी क्षेत्र के स्थिति को बताने के लिए, स्थिति का अगर हम पता लगा लेंगे तो वहाँ के जलवायु, वहाँ की मृदा, वहाँ की वनस्पति और अन्य सामान्य जनजीवन, जीव जंतुओं के बारे में जानकारी सरलता से पता लगा सकते हैं। अब थोड़ा परिचय इस प्रकार से लिया जाए कि हमारे यहाँ उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा 0 डिग्री पर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा। अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। ये 0 डिग्री जो है देशांतर में, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर ये माना गया ग्रेट ब्रिटेन के लंदन नगर में ग्रीनविच इलाके में से होकर के गुजरती है और फिर पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। वैसे तो संपूर्ण पृथ्वी एक है, किसी भी क्षेत्र पर हम निशान लगाएंगे तो कह सकते हैं कि बिल्कुल मध्य में, लेकिन चूंकि एक कॉन्सेंसस यानी कि एक समझौते पर पहुंचना जिससे कि सभी के लिए एक ही मानक तय हो और पूरी पृथ्वी के ऊपर उसी को माना जाए, जिसकी सरलता से हम अपनी स्थिति का पता लगा सके, तो ग्रीनविच को आम राय करके माना गया कि 0 डिग्री प्रधान मध्य रेखा यहाँ से गुजरती है। यहाँ से लेकर के पूर्वी जो क्षेत्र है, यहाँ पर डिग्रियाँ जैसे बढ़ती जाएंगी तो हम अपने देश तक आने के ये समय का निर्धारण करती हैं, चूँकि जो देशांतर रेखाएं हैं। तो एक बात इस रूप में सबसे पहले तो हम अपने देश के बारे में जान लेना चाहेंगे कि हमारे देश में समय का निर्धारण जो है वो इलाहाबाद नगर
इलाहाबाद नगर जिसकी स्थिति 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, क्योंकि देशांतर की बात हो रही है हमारे देश की स्थिति में इलाहाबाद नगर की जो है यहाँ से ली गई है, यहाँ से हमारे समय को लिया गया है। हमारे यहाँ का जो समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहते हैं, भारतीय मानक समय, वो इलाहाबाद से भारतीय मानक, जिससे हम अपनी घड़ियाँ मिलाते हैं, मानक समय 82.5 डिग्री से लिया गया। तो हम पाएंगे कि 0 डिग्री जो कि प्रधान मध्यान्ह रेखा है, वहां से लेकर के 82.5 डिग्री पूर्व तक हम गए। तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री और परिक्रम करने के लिए हम पाएंगे कि जो 1 डिग्री है वो 4 मिनट का समय लगता है सूर्य की किरणों को रास्ता तय करने के लिए। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री के लिए हमें साढ़े 5 घंटे का समय लगेगा। 5.5 घंटे का समय लगेगा। ये प्लस में होता है जो भारत का समय है, क्योंकि हमारे पास सूर्य उदय होने के बाद जापान, कोरिया इन देशों से पहले हमारे पास आता है और उसके बाद कहीं जाकर के 0 डिग्री प्रधान मध्यान्ह रेखा के पास पहुंचता है। तो हमारा समय उससे आगे रहता है, प्लस के रूप में 5.5 घंटे रहता है। अन्य देशों का अलग अलग है, जैसे पाकिस्तान का 5 घंटे का मात्र है, क्योंकि वो हमसे और ज़्यादा पश्चिम में है। पाकिस्तान 5 घंटे का ही है। बांग्लादेश का 4.5 है। अन्य देशों का भी देखा जा सकता है। श्रीलंका का हमारे देश के बराबर ही है, क्योंकि हम लगभग एक देशांतर की लाइन में आते हैं। इसी प्रकार से तो समय की गणना भी इसी प्रकार से की जा सकती है। 4 मिनट का समय से कंडीशन करके हम सभी का, क्योंकि सूर्य का जो उदय है वो पूर्व से होता है और वो पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है। इस प्रकार से मोटे तौर पर मैं इसको जान पाता है। एक चीज़ और जानने की है कि जैसे भूमध्य रेखा दीर्घवृत्त के रूप में जानी जाती है, तो देशांतर रेखाओं में सभी दीर्घवृत्त ही होते हैं, इसमें कोई भी छोटा नहीं होगा। और इसका विस्तार आप इस प्रकार से देख पाएंगे कि आर्क रेखा होगी, इस प्रकार से इसकी सभी की लंबाई बराबर होगी और पूर्व की ओर 180 डिग्री और पश्चिम की ओर 180 डिग्री, इस प्रकार से। तो किसी भी क्षेत्र की स्थिति का भी इनकी मदद से पता लगाया जा सकता है। समुच्चय ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की मदद से आगे जा करके हम प्रक्षेप भी बनाएंगे, जो कि हमारे प्रायोगिक में काम आते हैं। प्रक्षेपों के लिए भी इनकी मदद ली जाती है और किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है। अक्षांश रेखाओं में एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक अगर हमें जाना हो, जैसे मान लीजिए हमें 25 डिग्री उत्तर अक्षांश से 26 डिग्री उत्तर अक्षांश तक की दूरी तय करनी है, तो हमें धरातल पर मोटे तौर पर 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जिससे कि हम अगली डिग्री यानी अगले अक्षांश तक हम पहुंच पाएँ। ये पूरे धरातल के ऊपर ये सत्य है सब जगह चेक करने के लिए। अन्य के लिए इसकी एक तालिका दी जाती है कि जैसे चूँकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इनके बीच का जो अंतराल है उसमें कुछ गैप आ जाते हैं। तो तालिका आपके पुस्तकों में भी अवेलेबल है, उसके बारे में जान करके आप पाएंगे कि हम यहाँ के 0 डिग्री यानी कि जो मध्य के क्षेत्र हैं उनके बारे में बेसिकली देखते हैं। तो देशांतर रेखाओं के मध्य में भी 111 किलोमीटर का गैप है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य में भी 111 किलोमीटर का अंतर है और एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के मध्य में भी 111 किलोमीटर का ही अंतर है। यानी कि सिर्फ ये मध्य के क्षेत्रों के लिए सत्य है, उसके बाद जाके इसमें डिस्टॉर्शन यानी कि कुछ भेद आता रहता है। अगर देशांतर की लंबाई के बारे में अगर हम ज़्यादा जानकारी लेंगे तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद है।
उसके लिए छोटी सी तालिका हमें बनानी पड़ेगी। तो फिर पैसे नोट कर लें। जैसे अक्षांश 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 51 डिग्री, 60 डिग्री, और 1 डिग्री यानी अंश कहा जाता है हिंदी में। 1 डिग्री के लिए कितना किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी? फिर से वही बात आ रही है कि 1 डिग्री के लिए कितने किलोमीटर तय करनी होगी। तो 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर तो हम 111.3 किलोमीटर की दूरी। लेकिन जब हम चले जाएंगे 30 डिग्री पर, चाहे हम उत्तर जाएं चाहे हम दक्षिण जाएं, तो ये घट करके 96.49 किलोमीटर मात्र रह जाएगी। 45 डिग्री पर 78.85 किलोमीटर, 51 डिग्री पर 69.47 किलोमीटर, 60 डिग्री पर 55.8 किलोमीटर। और मिनट को अगर आप जानना चाहें तो मिनट में भी फर्क आएगा, क्योंकि अंश यानी डिग्री के अगले जो टुकड़े किए जाते हैं वो मिनट में किए जाते हैं। एक अंश में यानी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 0 डिग्री पर देखें तो 1.855 किलोमीटर, किलोमीटर में ले रहे हैं इसको भी हम। 30 डिग्री पर 1.61, 45 डिग्री पर 1.31, 51 डिग्री पर 1.158 किलोमीटर, और 60 डिग्री पर 0.93 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी पड़ेगी। यानी 0 डिग्री के अक्षांश पर हमें यदि 1 मिनट से दूसरे मिनट पर जाना है तो 1.855 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जबकि 30 डिग्री पर अगर हम चले जाएं उत्तर या दक्षिण तो मात्र 1.61 किलोमीटर तय करने के बाद अगला मिनट आ जाएगा। फिर से ध्यान रखें, 1 अंशीय डिग्री में 60 मिनट होते हैं। प्रत्येक डिग्री 60 मिनट में बटी होती है। इसी प्रकार से सेकंड भी इसमें आगे फ्रैक्शन है। तो जैसे समय में हम देखते हैं कि 1 घंटा होता है, फिर घंटे के मिनट में टुकड़े होते हैं, फिर मिनट के सेकंड में टुकड़े होते हैं। यहाँ पर भी प्रत्येक 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब सेकंड में देखिए कैसे कैसे दूरी में फर्क आता है। तो यहाँ मीटर में अंतर रह जाएगा, सिर्फ मीटर में 0 डिग्री पर 30.92 मीटर दूरी तय करनी होगी। 30 डिग्री पर 26.8 मीटर की दूरी तय करनी होगी। 45 डिग्री पर 21.9 मीटर की दूरी तय करनी होगी। 51 डिग्री पर 19.3 मीटर की दूरी तय करनी होगी। और 60 डिग्री पर मात्र 15.5 मीटर की दूरी तय करते ही आप 1 सेकंड से दूसरे सेकंड पर चले जाएंगे। तो इस तालिका से हम ये पाते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के मध्य क्षेत्रों से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करते हैं तो अंश यानी डिग्री, मिनट और सेकंड, इन तीनों के मान में कमी आती जाती है। आप देखेंगे सभी में घटते हुए क्रम में आंकड़े दिए गए हैं। डिग्री का सबसे ज़्यादा जो बड़ा मान है 111.3 को 0 डिग्री पर ही मिलेगा। इसके बाद जैसे हम उत्तर या दक्षिण में जाएंगे तो फिर से ये कम होते चले जाएंगे। ये सभी के साथ होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी में डिस्टोर्शन यानी कि भेद आने लगता है उसके बाद, जिसके चलते दूरियाँ कम होने लगती हैं। और चूँकि खंड तो हमें किसी भी एक डिग्री में 60 मिनट के ही करने पड़ेंगे और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड का ही अंतर करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास अवेलेबल जो दूरी है, जो उपलब्ध हमारे पास दूरी वो मात्र इतनी है, तो हमें इसी के 60 टुकड़े करने पड़ेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। और फिर इसके ही 60 टुकड़े करने पड़ेंगे सेकंड के लिए तो फिर और कम हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये सब कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पर करके देखेंगे तो यही मान आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये बहुत आधार प्रकार की जानकारी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको दी गई। आप इसका लाभ उठाएंगे जैसे भी की जाती है।